नमस्कार। एक अंतराल के बाद फिर आपसे बातचीत करने के लिए मैं अपूर्वानंद उपस्थित हूँ। इसका एक संदर्भ है। संदर्भ कल यानी 8 सितंबर 2022 को दिल्ली में हुई एक घटना का है। हाँ, उसे घटना की तरह पेश किया जा रहा है, हालांकि उसमें घटनापूर्ण कुछ नहीं है, लेकिन कुछ इस कदर उसे पेश किया जा रहा है मानो इतिहास बदला गया हो या इतिहास बनाया गया हो, जबकि बात बहुत मामूली सी है। बात यह है कि केंद्रीय दिल्ली की जो दो प्रमुख सड़कें थीं, जिनमें एक सड़क जिसका नाम जनपथ और दूसरा सड़क जिसका नाम राजपथ था, उनमें से एक सड़क का नाम राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। यह तो एक आदेश या एक इरादे का नतीजा है, इसे बड़ी घटना क्यों माना जाए। और दूसरा, उसी के करीब बरसों से बल्कि दशकों से जो एक खाली छतरी दिखती थी, जिसके नीचे एक खालीपन दिखता था, उसे भरा गया है। भरा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से। इस खाली छतरी के नीचे कभी ब्रिटेन के सम्राट की प्रतिमा रहा करती थी, जिसे आज़ादी के बाद हटा दिया गया था, क्योंकि केंद्रीय दिल्ली के केंद्र में ब्रिटेन के सम्राट की प्रतिमा के होने का कोई औचित्य आज़ादी के बाद समझ में नहीं आया। उसे हटाने का और छतरी को खाली रखने का भी एक औचित्य था। वह यह कि उससे हमें यह मालूम हो कि हमने आज़ादी किससे हासिल की है। आप उसके पार, उस खालीपन के पार, उस उपनिवेश को देख पाएँ, यह देख पाएँ कि हमने हासिल क्या किया है। एक तरह से हम इतिहास से बातचीत कर सकते थे। उस छतरी के नीचे जहाँ कभी ब्रिटेन के सम्राट की प्रतिमा हुआ करती थी, किसी भारतीय नेता की प्रतिमा लगाई जाएगी, यह ख्याल किसी के दिमाग में नहीं आया। और यह भी ठीक था, क्योंकि उपनिवेश के प्रतीक की अदला बदली नहीं हो सकती। उसे सिर्फ एक यादगार के रूप में वहाँ रखा जा सकता है कि हम इस इतिहास से आगे निकल आए हैं, या इस इतिहास से हमने संघर्ष किया है, यह हमारा इतिहास है। हम उससे बदला नहीं ले रहे हैं, इतिहास से हम कोई अदला बदली नहीं कर रहे हैं। इसलिए वह जगह खाली थी, ताकि हम याद कर सकें कि वह ज़माना क्या था जिसमें हमारे पूर्वज रहे थे, जिस ज़माने में हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था। लेकिन इन दो चीज़ों को, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने की बात को और राजपथ के नाम बदलने को एक बड़ी घटना के रूप में प्रचारित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलामी की आखिरी निशानियां मिटा दी गई हैं। गुलामी की आखिरी निशानियां, राजपथ यह नाम अंग्रेज़ों ने नहीं रखा था। यह नाम आज़ादी के बाद इस सड़क का रखा गया था, जिसका नाम पहले किंग्सवे था। राजपथ का नाम राजा का पथ नहीं है, यानी वह किंग्सवे का अनुवाद नहीं है। वह आज़ाद हिंदुस्तान की सरकार ने नाम रखा था। राजपथ का मतलब राज का पथ, जिसके बगल में जनपथ है। जनपथ और राजपथ का एक संबंध है। आखिरकार जब हम उपनिवेश से एक आज़ाद भारत बने थे, एक गणतांत्रिक भारत जिसका अपना एक संविधान था, जो संविधान हमने खुद बनाया और खुद को दिया था, उसमें जन और राज का रिश्ता क्या होगा, यह एक प्रश्न शुरू से रहा था, जिसे संविधान ने सुलझाने की कोशिश की। संविधान ने कहा कि अंततः यह एक गणतंत्र है, और इस गणतंत्र में, इस गणतंत्र का उद्देश्य भी होगा, इस गणतंत्र के लोगों का भी उद्देश्य होगा, सबके लिए हर तरह की आज़ादी, हर तरह की बराबरी, हर तरह के इंसाफ को हासिल करना, जो एक दूसरे से एकजुटता, बंधुत्व के बिना नहीं हो सकता। राज और जन के बीच का रिश्ता यह है, ध्यान रहे, न्याय, बराबरी
आज़ादी, इन तीन मूल्यों के संघर्ष से जुड़ा हुआ रिश्ता। इतिहास में यह देखा गया है कि राज्य हमेशा इन तीन मूल्यों के विरुद्ध जाता है। उसे हमेशा इन तीन मूल्यों के रास्ते पर रखने की जिम्मेदारी नागरिकों की होती है। इसलिए संविधान ने घोषणा की कि नागरिकों के अधिकार होते हैं जो किसी की कृपा के चलते उनको नहीं मिले हैं, वह जन्म के साथ ही उन्हें मिले होते हैं। इसलिए गणतंत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह हर मनुष्य को एक अधिकार संपन्न मनुष्य के रूप में देखता है, और राज्य एक ऐसी संस्था है जिसकी जिम्मेवारी है कि यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को हर एक के पास या अधिकार हो या अधिकार उसे हासिल हो सके, और अगर इसके रास्ते में कोई अड़चन है तो उस अड़चन को दूर करने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। यह राज्य की जन के प्रति जिम्मेवारी है। लेकिन पिछले 8 वर्षों में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री हों या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो या दूसरी संस्थाएं हों, वो बार बार यह कह रही हैं कि हमने पिछले 75 साल अधिकारों पर जोर देकर गंवा दिए हैं, हमने इन सालों को बर्बाद कर दिया है। असल में हमें कर्तव्य याद रखने चाहिए, कर्तव्य जो नागरिकों के हैं राज्य के प्रति। अब देखिए, इसे बिल्कुल उलट दिया गया। पहले अधिकार जो संविधान ने बनाए, और उन अधिकारों के चलते राज्य का कर्तव्य था नागरिकों के प्रति कि वह अधिकार उन्हें मिले। पूरा संविधान दरअसल इन अधिकारों को सुनिश्चित करने के उपाय बताता है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है अधिकारों को आप भूल जाइए। अधिकार मूल नहीं है, अधिकार प्राथमिक नहीं है, प्राथमिक है कर्तव्य। इसलिए राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। पिछले सालों के, जैसा मैंने कहा, आप प्रधानमंत्री के भाषण उठाकर देखिए, गृह मंत्री के भाषण उठाकर देखिए, दूसरी मंत्रियों के भाषण उठाकर देखिए, आपको बार बार यह दिखलाई पड़ेगा कि अधिकारों पर जोर मत दीजिए, आप अपने अधिकार मत मांगिए। आपका कर्तव्य है, आप कर्तव्य करते चले जाइए और आप किसी फल की चिंता न करें। यह इत्तेफाक ही था कि जिस वक्त यह समारोह चल रहा था, उस वक्त दिल्ली की 2 संस्थाओं पर या देश की 2 संस्थाओं पर और देश की एक और प्रमुख संस्था पर इनकम टैक्स के छापे भी चल रहे थे। एक संस्था है CPR, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, दूसरी संस्था है ऑक्सफैम, और तीसरी संस्था है इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन। इसके अलावा और कई संस्थाओं पर छापे चल रहे थे। ये संस्थाएं क्या करती हैं? CPR एक बौद्धिक संस्था है, बौद्धिकों की। वह शोध करती है, अध्ययन करती है, वह देखने की कोशिश करती है कि नागरिकों की स्थिति क्या है, उनको उनकी हालत के बारे में बतलाती है। और इस तरह जब वे अपनी हालत के बारे में जागरूक होते हैं तो वे अपने अधिकारों की मांग भी करते हैं। यह काम है CPR का, अध्ययन का और शोध का। दूसरी संस्था ऑक्सफैम है। यह संस्था पूरे भारत में छोटी बड़ी संस्थाओं के साथ और लोगों के समूहों के साथ काम करती है ताकि उन्हें विभिन्न प्रकार के अधिकारों की जानकारी भी हो सके और उसकी राज्य से उन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए वे बातचीत भी कर सकें, संवाद भी कर सकें। इसमें ऑक्सफैम उनकी मदद करता है। और तीसरी संस्था जिसका नाम मैंने लिया वह है इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन। यह वह करता है जो जनतंत्र के लिए सबसे जरूरी है, यानी यह स्वतंत्र जनसंचार के स्थान को सुनिश्चित करता है। आप अभी जिस प्लेटफॉर्म से इस बातचीत को सुन रहे हैं, वायर, उसे स्थापित होने में भी इस संस्था की काफ़ी मदद रही है। उसी तरह वायर जैसी दूसरी मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इस संस्था ने स्थापित होने में मदद की है। यानी जनतंत्र में जानकारी लोगों को मिले, सूचना मिले, जनतंत्र में सरकार जो कह रही है उसकी जांच करने
कि उपकरण उसे मिले, औजार मिले। यह काम जो प्लेटफॉर्म करते हैं उन्हें यह संस्था मदद करती है। इन तीनों पर छापे पड़ रहे थे जब राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया जा रहा था, यानी नागरिकों के अधिकारों के लिए जो संस्थाएं काम करती हैं उन पर छापे मारे जा रहे थे। उन्हें अपराधी दिखलाने की कोशिश देश के लोगों के सामने हो रही थी। नाम बदलने की अपनी राजनीति है। नाम आखिरकार प्रतीक भी होते हैं। राष्ट्र के बारे में यह कहा जाता है कि बिना प्रतीकों के उसका काम नहीं चलता। प्रतिमा स्थापित करना, सड़कों के नाम रखना, बदलना, इससे पता चलता है कि राष्ट्र अपने बारे में क्या सोचता है। जैसे मैंने कहा, कर्तव्य पथ, अधिकार पथ क्यों नहीं? अगर आपने राजपथ का नाम बदला तो अधिकार पथ नाम क्यों नहीं रखा, ताकि राज्य को हमेशा याद रहे कि नागरिकों के अधिकार हैं और उन अधिकारों को सुनिश्चित करना राज्य का काम है, क्योंकि इस सड़क के इर्द गिर्द सरकारी दफ्तर हैं। लेकिन नहीं, कर्तव्य। तो इससे यह मालूम होता है कि किस किस्म का राज्य आपके ऊपर हावी हो रहा है। लेकिन यह सरकार एक और एहसास दिलाना चाहती है जनता को, और वह एहसास है एक लगातार चल रहे युद्ध का एहसास। जैसे कल इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गुलामी की निशानी मिटा दी गई, मानो कोई युद्ध किया गया हो जिसमें जीत हासिल कर ली गई हो, जबकि यह पेन या शायद कीबोर्ड में उंगलियों से कर लिया गया होगा। कोई जंग नहीं लड़ी गई, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल इस तरह जैसे एक युद्ध लड़ा गया हो और एक जीत हासिल की गई हो। गुलामी की निशानी मिटा दी गई। यह झूठ भी था और यह एक तरह से लोगों की आंख में धूल झोंकना भी था, क्योंकि इसमें झूठ यह बोला गया कि राजपथ गुलामी की निशानी था। राजपथ नाम आजाद हिंदुस्तान की सरकार ने रखा था। यह झूठ था। बगल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई और उसके अनावरण के बाद कहा गया कि अगर देश नेताजी के रास्ते पर चलता तो काफी आगे पहुंच गया होता। उन्हें दुर्भाग्यवश भुला दिया गया, उनके आदर्शों को भुला दिया गया। अब नेताजी से जुड़ा हुआ एक और नाम है जिसे इस सरकार ने आते ही बदल दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के सदस्य थे। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने उस समय जब अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी, तब नेताजी हों या जवाहरलाल नेहरू हों या दूसरे नेता हों, वे सिर्फ उसी समय के बारे में नहीं सोच रहे थे। वे ये सोच रहे थे कि हिंदुस्तान आगे बनेगा कैसे, उसका निर्माण कैसे होगा, उसकी रचना कैसे होगी। इसलिए नेताजी ने सबसे पहले योजना आयोग के बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि जब हमारे हाथ में राज आ जाएगा तो हम एक योजना आयोग की स्थापना करेंगे, और इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने एक कमेटी की स्थापना की, खासकर इस योजना आयोग का प्रारूप या योजना कैसे होगी, भारत के निर्माण की योजना कैसे होगी, इसको निश्चित करने के लिए। और जवाहरलाल नेहरू को कहा कि आप इसकी अध्यक्षता करेंगे। आज़ादी के बाद योजना आयोग बना, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो चाहते थे वो आज़ादी के बाद किया गया। इस सरकार ने क्या किया, 2014 में सत्ता संभालने के बाद इस सरकार ने पहला काम किया योजना आयोग को भंग कर देना और योजना आयोग का नाम बदल देना। चूंकि हम नाम बदलने पर बात कर रहे हैं, इसलिए इस पर बात करना ज़रा दिलचस्प होगा। योजना आयोग का नाम बदला गया। क्या नाम रखा गया? आप सुनते होंगे नीति आयोग, जिससे आपको भ्रम होता होगा कि यह नीति का आयोग है, नीति बनाने का आयोग। तो योजना, नीति, सिर्फ योजना नाम हटा दिया गया, नीति रखा गया? नहीं, नीति दरअसल संक्षिप्त रूप है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया का। आप देख रहे हैं कि जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, जो खुद को देशी कहते हैं, वे सोच भी नहीं पाते हैं अपनी भाषा में, जिस भाषा का वे झंडा बुलंद करते रहते हैं, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, उसमें वे सोच भी नहीं पाते हैं। तो उन्होंने नाम क्या रखा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। भारत का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसकी शक्ल बदल देनी है, तो नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। अगर इसका हिंदी तर्जुमा किया जाएगा तो क्या बनेगा? उसमें इंस्टीट्यूट है, यानी राष्ट्रीय संस्थान।
तो जब राष्ट्रीय संस्थान नाम में है तो फिर आगे आयोग क्या कर रहा है? लेकिन इस हास्यास्पद नाम पर किसी ने विचार नहीं किया। हम सारे लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया, वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसे इस सरकार के आने के बाद एक दूसरा परिवर्तन आराम से हमने कबूल किया। वह था दिव्यांग शब्द का प्रचार। किसी ने नहीं पूछा कि अगर मेरा एक शरीर का अंग नहीं है तो उसे आप दिव्यांग कैसे कह सकते हैं। या फिर जैसा मैंने कहा, धोखा देने की कोशिश थी। अगर मेरी कोई कमी है जिसमें मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है तो वह मदद न देकर आप मुझे कहें कि नहीं, यह आपकी कमी नहीं है, यह तो दरअसल एक दैवी चीज़ है जो आपके पास है, दिव्यांग। इस तरह के नामों के परिवर्तन के पीछे की मानसिकता को समझने की आवश्यकता है। यह कैसे हमें धोखे में रखती है, इसको समझने की ज़रूरत है, और क्यों हम इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो राजपथ से कर्तव्य पथ, विकलांग से दिव्यांग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा और उसके साथ एक झूठ का अंबार, खुद नेताजी ने जो किया उसको इस सरकार ने आते ही उलट दिया। यह बात हम लोग भूल चुके हैं। और उसके साथ साथ पूरे देश में नामों को बदलने का सिलसिला, जिसमें वे तमाम नाम बदले जा रहे हैं जिन नामों से मुसलमानियत की गंध आती है या मुसलमानियत का रंग जिन पर है। तो फिर आप भारत को किस प्रकार का भारत बनाना चाहते हैं? सरकार अब जो भी करती है, उसके जो भी पोस्टर निकलते हैं या जो भी होर्डिंग लगती है, उसमें सिर्फ एक रंग दिखलाई पड़ता है, वह भगवा रंग है। तो क्या हम एक रंगा देश बनते जा रहे हैं? क्या हम अपने आप को सुपुर्द करते जा रहे हैं राज के, जिसका नाम तो सड़क से हटा दिया गया, लेकिन जो राज इतना बड़ा हो गया है कि वह हमसे कह रहा है कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, तुम्हारा अपना स्वतंत्र अस्तित्व कुछ नहीं है, मैं सब कुछ हूँ, तुम्हारा कर्तव्य मेरे प्रति है, तुम सिर्फ मेरी प्रजा हो। तो क्या 1947 और 1950 में जो सफ़र हमने शुरू किया था, बल्कि उसके पहले, यानी नागरिक बनने का सफ़र, अब हम उससे एक दूसरी दिशा में मुड़ गए हैं। सड़क भले वही हो, नाम बदल जाने का मतलब क्या दिशा का बदल जाना है? और क्या हमें नागरिक बनने की अपनी यात्रा को वापस शुरू नहीं करना चाहिए? धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।